हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। जी हाँ, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रकाश, प्रकाश के गुण, प्रकाश की किरण, प्रकाश के परावर्तन एवं गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण को हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण के कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है, और उनसे संबंधित परिभाषाओं को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। चलिए सबसे पहले हम लोग गोलीय दर्पण बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है और ये क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो आज हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण अर्थात दोनों गोलीय दर्पणों के से संबंधित परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए, जो सबसे फर्स्ट आता है, जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, जिसको हम लोग कहते हैं दर्पण का ध्रुव। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं पोल। इसको हम लोग किसे दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक पर आते हैं। तो ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में ध्रुव कहां पर होता है। ठीक है, तो जैसा कि ध्रुव की परिभाषा होगी कि गोलीय दर्पण के, ठीक है, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जी हाँ, गोलीय दर्पण, ये जो आपका गोलीय दर्पण है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु मतलब जो एकदम बीच वाला बिंदु होगा, इसे हम क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहेंगे। इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, P से प्रदर्शित करेंगे। अर्थात ये बिंदु क्या है, ये बिंदु हमारा हो गया P। ठीक है, P फॉर पोल हो गया। यह दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अर्थात गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नंबर 2। नंबर 2 जो हमारा आता है, इसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, और इसको हम लोग कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो वक्रता केंद्र की परिभाषा होगी कि गोलीय दर्पण, ठीक है ना, ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये भी तो किसी गोले का भाग होगा ना, तो उसका भी कोई कोई सेंटर होगा। तो उस अनुसार यह गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को, ठीक है, इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, वो अवतल दर्पण होगा तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे, और उत्तल दर्पण होगा तो उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। और इसे हम किससे दर्शाते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। अब नंबर 3 पर आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इसको हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को हम गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे हम लोग R से प्रेजेंट करते हैं। अर्थात, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि बिंदु C से लेकर के अवतल दर्पण के किसी भी बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, वो उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब नंबर 4 टॉपिक पे हम लोग आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, ठीक है ना। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, तो मुख्य अक्ष की परिभाषा होगी कि एक ऐसी रेखा जो दर्पण की वक्रता केंद्र C और बिंदु P से होकर के जाती है। अर्थात किसी दर्पण के, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C और उसके ध्रुव P से होकर के जाने वाली जो रेखा होती है, उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। अर्थात दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया C और ये हो गया P, इससे होकर के जो जाने वाली रेखा होगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे, इसको मुख्य अक्ष बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया।
इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष। ये हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र C, और C से लेकर के P तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आते हैं नंबर 5, फोकस बिंदु। नंबर 5 पर हमारा आता है फोकस बिंदु या मुख्य फोकस। फोकस बिंदु या मुख्य फोकस। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि फोकस बिंदु या मुख्य फोकस क्या होता है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग 5वां टॉपिक पढ़ेंगे, फोकस बिंदु या फोकस तल, फोकस बिंदु या मुख्य फोकस क्या होता है। जी हाँ, बेहद इंपॉर्टेंट है, फोकस बिंदु या मुख्य फोकस क्या होता है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि फोकस बिंदु क्या होता है। तो हम लोग इसके डिफिनेशन को देखते हैं ध्यान से कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर, जी हां, ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, जब ये परावर्तित होंगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ये भी समांतर है, ठीक है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित, जी ये मुख्य अक्ष हो गया, तो मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर के जाती हैं या जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं, ठीक है, एक ही बिंदु पर जहां पर एकत्रित होती हैं, उस बिंदु को उस दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। फिर ध्यान से सुनिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर एकत्रित होती हैं, उसे उस दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। अब और हम लोग इसको किससे दर्शाते हैं, कैपिटल F से दर्शाते हैं। फोकस बिंदु को हम लोग कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अब जो नंबर 6वां टॉपिक होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फोकस बिंदु, फोकस दूरी। जो छठा टॉपिक हमारा क्या है, फोकस दूरी। फोकस बिंदु को हम लोग F से प्रदर्शित करेंगे और फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फोकस दूरी क्या होती है, गोली दर्पण के फोकस बिंदु F से P तक, दर्पण के ध्रुव P तक के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। फिर से सुनिएगा, गोली दर्पण के फोकस बिंदु F और गोली दर्पण के ध्रुव P के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं और इसे हम लोग स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अब आता है नंबर 7 पे आता है हमारा फोकस तल। फोकस तल, ये फोकस तल क्या होता है, तो मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। फिर से ध्यान सुनिएगा, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे दर्पणों की दूरी नापने की चिन्ह परिपाटी। जी हाँ, दर्पणों की दूरी नापने की चिन्ह परिपाटी। तो चलिए इस रूल को हम लोग देखते हैं कि दर्पणों से जो दूरियां होती हैं वह किस प्रकार से मापी जाती हैं। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे दर्पणों से दूरियां नापने के लिए चिन्ह परिपाटी। तो आइए, यहाँ पे दिया लिखा हुआ है कि प्रकाश में दर्पण से वस्तु की दूरी u और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v और दर्पण की फोकस दूरी f आदि को उचित चिन्ह देने होते हैं। इसके लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी अपनाई जाती है। ठीक है, तो जिसमें नंबर 1 आपका आता है
कि दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। जी हाँ, मान लीजिए ये कोई आपका दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है। इस पर कोई जब हम किसी वस्तु को रख के जब हम कोई भी प्रकाश किरण डालेंगे तो हमेशा दर्पण की किस ओर होगा, ये दर्पण के ध्रुव है, तो हमेशा दर्पण की किस तरफ रखेंगे वस्तु को, हम बाईं ओर रखेंगे। ठीक है ना, चाहे वो अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण में भी हम लोग यही करेंगे, जब वस्तु को हमेशा क्या रखेंगे, दर्पण से बाईं ओर रखेंगे। ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। अब सेकेंड रूल हम लोग पढ़ते हैं। अब नंबर 2 है आपका कि समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती है। जी हाँ, मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती हैं। कहां से, दर्पण के ध्रुव से। जैसे मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण हो गया, और अवतल दर्पण में मैंने आपको बताया था ये आपका दर्पण का ध्रुव जो P है, और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेंटर होता है C। तो फर्स्ट में मैंने बताया दर्पण को प्रकाश किरणें सदैव कहां से डाली जाती हैं, बाईं ओर से डाली जाती हैं। और नंबर 2, दूरियां समस्त दूरियां कहां नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती हैं, और मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। और अगर कोई वस्तु हमको बाईं तरफ मापना है तो हम दर्पण के ध्रुव से स्टार्ट करेंगे, और अगर दाईं ओर मापना है तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, दर्पण के ध्रुव से ही स्टार्ट करेंगे। अब आते हैं नंबर 3। तो नंबर 3 है आपका कि आपतित किरणों की दिशा में, आपतित किरणों की दिशा में मापी गई जो दूरियां होती हैं वो क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। आपतित किरणों की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण हो गया। अब ये आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण किधर से आ रही है, बाईं ओर से आ रही है। तो बाईं ओर से मापी गई जितनी भी दूरियां होंगी क्या होंगी, ये धनात्मक होंगी। ठीक है, अब आते हैं नंबर 4। नंबर 4 है आपका कि आपतित किरणों की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, ये आपका उत्तल दर्पण है। ये आपतित किरणें बाईं ओर से आती हैं, तो बाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होती हैं, क्योंकि यहाँ पे पोल होता है P, इससे बाईं तरफ जितनी भी दूरियां मापी गई होती हैं वो धनात्मक होती हैं। और इसके विपरीत दिशा मतलब दाईं ओर जो मापी गई दूरियां होती है क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। अब नंबर 5 है, 5 पढ़ेंगे हम लोग कि वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाइयां, वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर धनात्मक एवं नीचे की ओर ऋणात्मक होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है, और गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, और प्रतिबिंबों के बनने के नियम क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारा आने वाला अगला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।